आप सुन रहे हैं कहानी इस कदर प्यार है, भाग 19। अब तक आपने सुना कि देव और कार्तिक नीमा के लिए कनाडा जाने की किस कदर तैयारी कर रहे हैं। अब सुनते हैं आगे। नीमा खुद को उदासी में लपेटी लेटी रही। उसका मन ही नहीं हुआ कि आँख खोलकर कुछ भी देखे। कितना अकेलापन और वीरानगी उसके मन में समाई थी। उस पल उसका मन अंतरस उस एकांत में बिलख उठा। आखिर किसके लिए वो जिए? एक निरर्थक और व्यर्थ सा जीवन उसे अपना लगने लगा। कितनी देर वे अपनी उदासी में लिपटी लेटी रही। उसे आभास ही नहीं रहा। न दीपा उसे पूछने आई, न उस किसी के अलावा न उसे किसी से कोई उम्मीद ही थी। दीपा अपनी चिढ़ में न नीमा के पास गई और ना ही उसे बुलाया। खुद ही बेबी की देखभाल करने लगी। पर पिछले कई दिनों से नीमा पर निर्भरता से वे बहुत जल्दी ही अपने काम से ऊब गई। बड़ी मुश्किल से बेबी को बहलाती, दूध पिला के सुला पाई। तब जाकर वे अपना काम करने उठ पाई। उसका मन तो हो रहा था कि पहले की तरह नीमा पर सब छोड़ छाड़ कर निवृत्त हो ले, पर अपने अहम के कारण उसने नीमा को नहीं बुलाया। और वे अपना काम करने उठी ही थी कि उसकी माँ का भारत से फ़ोन आया, जिससे वे लपक कर फ़ोन उठा लेती है और बिस्तर पर गडमड बैठती फ़ोन कान से लगा लेती है। हालचाल लेती उसकी माँ जल्दी ही उसकी परेशानी हालत समझती हुई उसे टोकती हुई कहती है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बीमार हो? क्या नीमा मदद नहीं करती? सब ठीक तो है ना? अपनी माँ को परेशान होता देख दीपा आखिर उन्हें सब बता देती। ये सुनते ही वो उल्टा उसी पर नाराज़ हो उठती हैं। पागल हो क्या? तुम उसे अपनी मदद कराने लेके आई थी या आराम से छोड़ने? तुम अकेली हलकान हो रही और वो महारानी सी ठंड के में बिस्तर पे आराम से पड़ी होगी। तुम सच में बुद्धू हो। कितना समझाया था, अरे काम लेना सीखो, तुम्हें डांटने का भी तो हक है। डांट दिया तो क्या हुआ, अब बुलाओ उसे। दीपा अपना सब मुँह लिए सुनती रही। तुम अगर ऐसी ही नासमझी करती रही तो खुद भी परेशान रहोगी। आखिर मैंने तुम्हारी परेशानी कम हो इसीलिए तो उसे वहाँ भेजा, वरना मुझे क्या पड़ी थी उस अनाथ को तुम्हारे गले बांधती। अरे डट के काम लो और डट के आराम करो, कहती हुई वे शातिर मुस्कान से मुस्करा पड़ी। अरे पुचकार कर उससे काम लो, आखिर अब हमारे सिवा है ही कौन उसका, और जाएगी भी कहाँ? फालतू में रोती धोती दिखेगी तो प्रथम उसको भारत भेज देंगे और तब तुम बैठी है ना पागल बनी हुई। नहीं, अपने दांतों के बीच तीर दबाते जैसे भी उनको इस बात अब समझ में आई। हाँ तुम सही कहती हुई जाओ, अभी तो प्रथम भी नहीं है, होते तो पक्का उसका रोना धोना सुनकर तुमको फ़ोन करते। तो समझो ना। माँ बेटी दोनों अब शातिर मुस्कान से मुस्करा उठी। अब तो बेबी भी उठ गई थी। दीपा बात करके बेबी को लिए लिए तुरंत ही नीमा को देखने गई, जो अभी भी कमरे में उकड़ी हुई रुहासी लेटी थी। अरे नीमा, कब से बुला रही हूँ? आवाज़ सुन नीमा झट से उसकी तरफ देखती है। दीपा के चेहरे की मुस्कान बहुत गहरी हो गई थी। अरे मासी को ढूंढ रही थी ना, तो वो लो, ये लई। बेबी को बहलाती बहलाती दीपा उसे लिए नीमा के पास ले आई। बेबी भी नीमा को अपनी चमकती आंखों से देखने लगी। उस पर उसके निश्चल आंखों में अपने लिए जैसे कोई शिकायत दिखी। इससे असब्र होती वह उसकी ओर अपनी बाँह फैला देती है और बेबी भी जैसे इसी बात के इंतज़ार में था। वह भी नन्ही मुस्कान से मुस्कुराती उसकी आंख में समा जाती है। यही तो दीपा चाहती थी, उसका काम हो गया था। नीमा सब भूलती अब उस बेबी संग खेलने में व्यस्त हो चुकी थी। दीपा अब जैसे नीमा को यूज़ करना समझ चुकी थी। प्रथम अभी तक अपनी मीटिंग की वजह से वापस नहीं आया था, जबकि वह महज कुछ घंटों की दूरी पर लंदन में ही था। लेकिन टोरंटो में लगातार बर्फबारी से वे अपने ऑफिस में ही था, क्योंकि टोरंटो का तापमान माइनस तक गिर चुका था और चारों ओर बर्फ की अच्छी खासी परत जम चुकी थी। वे वहीं से दीपा और नीमा की चिंता कर रहा था। वह दीपा उसे ये कहकर आश्वस्त कर देती कि नीमा मज़े में है और उसे यहाँ की बर्फ बाकी सब कुछ अच्छा लग रहा है। प्रथम उसकी बात पर सहज विश्वास कर लेता। बेबी से मुक्त होती दीपा अब अपने पिछले ऑफिस की फ्रेंड से संपर्क करती है। इस बर्फबारी में सभी मस्ती के मूड में थी। उसमें कुछ इंडियन भी थी,
जिनके लिए बर्फबारी सबसे आकर्षण का विषय थी। वे सभी आकर दीपा के पास अपनी महफिल सजाती और नीमा बेबी को संभालती रहती। दीपा हमेशा से नीमा को अपने सभी मिलने वालों से दूर ही रखती। जब नीमा पास होती तो जानकर वह फ्रेंच बोलती, जो यहाँ रहते हुए अच्छे से सीख गई थी, और ख़ासकर नीमा के बारे में वह फ्रेंच में ही बात करती। इसी कारण सभी नीमा को उसकी मेड ही मानते और नीमा दीपा की इस हरकत को भाप भी नहीं पाती, जो अपनी मीठी मीठी बातों से उसे अपने काम में हमेशा उलझाए रखती। इधर देव दिन को सालों में बीतता हुआ महसूस कर रहा था। एक एक पल उसका इंतज़ार और भारी होता जा रहा था। एजेंसी से फ़ोन कर वह आदमी उसे बताता है कि पासपोर्ट के लिए उसने लगभग सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। बस पुलिस वेरिफिकेशन होते उसका पासपोर्ट जारी हो जाएगा और इसके कुछ एक आध दिन में वीज़ा भी। ये सुनकर देव का इंतज़ार कुछ मुस्करा दिया। इस समय रुद्रपुर भी काफ़ी ठंडा हो गया था। पहाड़ों पे इस समय बहुत जल्दी बर्फ़ गिरी थी, जिससे मौसम की सर्द हवाएं बहुत जल्दी ही मैदानी इलाकों तक आ पहुंची थी। मौसम के मिजाज को देखते देव आज अपने पापा को जल्दी घर भेजकर दुकान में देर तक रुककर सारा काम खत्म करने में लगा था। वे सारे कर्मचारियों को भेज कर वे घर वापस आ रहा था। सर्द रातों में गहरे कुहासे से रास्ता भी साफ नजर नहीं आ रहा था, जिसे देव बाइक आराम से चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन सर्द मौसम की वजह से सड़कें काफ़ी खाली नजर आ रही थी। इस समय का एकांत उसे नीमा की यादों तक ले जाता है। उसके बारे में सोचते सोचते वे अपने में खोया बस मुस्कुराए जा रहा था। जाने नीमा कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या उसके सामने आते वह उसे पहचान भी पाएगी? तो क्या वह उसे भारत ले आएगा? बस फिर उसकी मर्जी जो चाहे करे, वह तो बस उसे दूर से ही देख देख कर जी लेगा। देव लगातार बाइक चलाता मन ही मन गुनगुनाता भी जा रहा था। ए रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर, मेरे दिल में है अरमा कई कई, मेरी चाहत अभी नई नई, रह जाए प्यासा प्यार मेरा, मेरी बाहों में भर दे यार मेरा, इतना सा करम तू कर मुझ पर, ए रात जरा थम थम के गुजर, अभी लबों को लबों ने छुआ नहीं, अरमा कोई पूरा हुआ नहीं, अभी आस का गुलशन खिलना है, अभी तो जिस्मों को मिलना है, देखूंगा भी मैं वो मंजर, ए रात जरा थम थम कर गुजर। वह अपने ख्यालों में ऐसा गुम चला जा रहा था कि सड़क किनारे जमा भीड़ पर उसकी एक पल को निगाह गई ही नहीं। वह थोड़ा आगे बढ़ते सड़क के अंधेरे में जलती बुझती बत्ती देख वह अपनी नज़र उधर करता है तो इतना समझ आता है कि वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ था। वह कोहरे की वजह से कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी आगे जाते उसे लगता है वह कोई कार थी जिसका बोनेट पेड़ से जा भिड़ा था, जिससे उसकी लाइट ब्लिंक कर रही थी। इसे भी तुरंत ही पलट कर उसकी ओर वापस आता है। उस सुनसान रास्ते में बढ़ती ठंड की वजह से उस गाड़ी के पास खड़े इक्का दुक्का लोग के अलावा कोई नहीं था। उस वक्त गाड़ियां भी ना के बराबर निकल रही थी वहाँ से। कुछ गाड़ी निकली भी तो बिना रुके आगे बढ़ गई, पर देव वहाँ रुका, उसे देखने लगा। बहुत पास आने पर उसे पता चला कि कोहरे की वजह से शायद कार पेड़ से जा भिड़ी थी। ये पहाड़ी इलाकों के लिए आम नज़ारा था, और वो भी कोहरे वाले दिनों में तो और भी भयावह हो जाता। देव तुरंत बाइक से उतरता उस कार के अगले हिस्से की ओर लपकता है। देव को आता देख खड़े इक्का दुक्का लोग भी अपनी राह चल देते हैं। कार का बोनट तेजी से भिड़ा, पर कार ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी, लेकिन ड्राइवर का सर सामने की ओर भिड़ने से बेहोश था। देव ने आओ देखा न ताओ तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन लगाने लगा, पर उसी वक्त नेटवर्क ख़राब होना था। इससे फ़ोन पर ज़्यादा समय न बर्बाद करते वे तुरंत ही ड्राइवर की सीट के बगल में आता उसकी ओर का दरवाज़ा खोलते उसे बाहर निकालने लगता है। पर अचानक वह ये देख कर चौंक जाता है कि वह कोई लड़की थी और उसके माथे के ऊपर से खून बहकर अब जमने लगा था। शायद वह काफ़ी देर से वहीं पर थी।
देव उसका सर धीरे से उठाता है और वह हल्के से आंख खोलती है। वह जल्दी उसकी आंखें बोझिल होकर बंद होने लगती है। ये देख बिना समय गवाए वैसे खींचते हुए बाहर की ओर निकाल ही रहा था कि सायरन की लगातार आती आवाज़ पर उसका ध्यान जाता है। वह शायद पुलिस की गश्त की गाड़ी थी और दूर से उस माजरे को देखती तुरंत ही उसके पास आकर रुक जाती है। फिर सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि देव कुछ भी समझ नहीं पाया। पास की चौकी का सब इंस्पेक्टर सिपाही उस लड़की के साथ साथ देव को भी अपने साथ ले जाते हैं। उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाकर चौकी पहुंचते अगले ही पल उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट का उसे ही अपराधी बनाकर उसके खिलाफ ही रिपोर्ट लिखी जा रही थी। अब सब इंस्पेक्टर उसकी तरफ कागज पढ़ाता देव को साइन करने को कह रहा था। ला छोरे साइन कर। ये जानते ही देव विरोध करने लगता है। ज्यादा ताऊ ना बन, बहुत देखे हैं ऐसे केस। पहले अंधेरे मारते हैं, उसके बचाने का नाटक करते हैं। और सुन, वो मैडम होश में आते किसी अज्ञात बाइक वाले के खिलाफ रिपोर्ट भी लिखा चुकी है और वो अज्ञात तू ही है। बस हमने तुरंत ढूंढ निकाला और केस सॉल्व। कहता हुआ सब इंस्पेक्टर अपने से कुछ दूर खड़े सिपाही की ओर देखता दांत दिखाकर हंसता है। ये गलत है, मैंने कुछ किया ही नहीं तो साइन क्यों करूं? लगता है छोरे के दिमाग में कुछ ज़्यादा ठंडी जमा हो गई है। रात भर सलाखों के पीछे रहेगा तो सुबह तक दिमाग भी दुरुस्त हो जाएगा। ये सुनते देव का कलेजा कांप उठा। बिन अपराध की उसे सजा मिल रही थी। उस पर अपने माता पिता का ख्याल कर उसका मन द्रवित हो उठा। उसे पता था कि इस वक्त उस पुलिस वाले से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। बस उस वक्त उसके ख्याल में यही आया कि कार्तिक को फ़ोन करके बुला लेता है। अब तो पुलिस वाला उसका मोबाइल अपने पास रख चुका था, जिससे उसके पास अब कोई चारा न बचा। तो किसी तरह से मिन्नत करता वह एक फ़ोन की इजाज़त पाता है, जो उसे उसके सामने बैठकर ही करनी थी। तो देव जल्दी से कार्तिक को फ़ोन मिलाता है। कार्तिक को भी जैसे उसी की फ़ोन का इंतज़ार था। उस पार से देव की आवाज़ सुनते वे एक साथ कई सारे प्रश्न उससे कर बैठता है। देव कहना तो बहुत कुछ चाहता था, पर अपने सामने बैठे पुलिस वाले की घूरती निगाह से वे बस जल्दी से कार्तिक को रोकता और बोलता है, अभी तो मेरी सुन, मैं इस वक्त थाने में हूँ और पता नहीं यहाँ कितनी देर लग जाए। इसे तू ऐसा कर, घर पर फ़ोन करके माँ पापा को बोल दे कि आज रात मैं तेरे घर रुक रहा हूँ, तो उन्हें मेरी चिंता नहीं होगी। अब कुछ नहीं हो सकता, पापा जी का बहुत देर पहले मेरे पास फ़ोन आ चुका है और वे सभी तेरा फ़ोन न लगने से बहुत चिंतित हैं। और तू वहाँ क्या कर रहा है ये तो बता। अच्छा रुक, मैं आता हूँ अभी। देव उसे आने से मना करता रहा, पर कार्तिक ने उसकी बिल्कुल ना सुनी और फ़ोन काट दिया। काफ़ी रात हो चुकी थी और सभी देव का रात के खाने में इंतज़ार कर रहे थे। उसी वक्त कार्तिक का फ़ोन आते सबके जैसे होश ही फाख्ता हो गए और आनंद फानन पापा कार्तिक के साथ थाने पहुंच गए। ये दृश्य कभी उनकी आंखें देखेंगी उन्होंने सोचा ही नहीं था। देव सलाखों के पीछे फर्श पर बैठा था और पापा को आता देख अब खड़ा हुआ उनकी तरफ आर्द्र निगाहों से देख रहा था। देव को देखते पापा तुरंत ही उसकी ओर बढ़ने लगे, तो पुलिस वाले की कड़क आवाज़ उन्हें उनके स्थान पर ही जमा देती है। क्या बात है, ये फैमिली ड्रामा लगा रखा है यहाँ? साहब, मैं इसका पिता हूँ। अच्छा, तो तू है इस लौंडे का बाप। लड़कियों को हाथ में बाइक दे दी तो तरीका से चलाना भी सिखा देता। इंस्पेक्टर बोलता रहा और वे हैरान नज़रों से उसकी ओर देखते सुनते रहे। एक्सीडेंट किया है, वो भी कोई कार का। ओवरटेक करने के चक्कर में ना कार चलाने वाली पत्थर से जा टकरा बैठी और घायल हो गई। उसी ने रिपोर्ट लिखाई है इसके खिलाफ, समझा? ये बन गया पुलिस केस। इसमें मारे को कोई नहीं चाहिए फैमिली ड्रामा, समझा कि नहीं? अब जो होगा कचहरी में होगा। इंस्पेक्टर की बात सुनते पापा के होश ही उड़ गए। कार्तिक भी आंखें फाड़े उसकी ओर देखता रहा। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है साहब, वो तो बहुत अच्छे से बाइक चलाता है। वे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। उनकी हालत सलाखों के पार से देव देख रहा था। उस पर उसका मन ही जानता था कि अपने पिता की हालत देख उसका मन कितना बिलख उठा था। वह वक्त के हाथों वे मजबूर था, पर इंस्पेक्टर पूरा अपने ताव में था। देखो, पहले ही बोला हूँ मैं कि हमारे थाने में मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। रिपोर्ट लिखी जा चुकी, अब तुम दोनों यहाँ से कल्टी हो लो। कल सुबह कचहरी में मिल लेना छोरे से। एक बार पूछ लेने दे दीजिए, कार्तिक जल्दी से आगे आता हुआ पूछता है। ये सुन इंस्पेक्टर की भौं तन जाती है और वे गर्दन घुमाकर सिपाही की ओर देखता हुआ कहता है, अरे पांडे जी साहब। अपनी जगह खड़ा खड़ा ही अलर्ट होता हुआ वह पूछता है,
छोरा दारू पी कर चला रहा था ना, तुझे उसकी डिक्की से खाली बोतल भी मिली ना। ये सुनते पापा और कार्तिक मुंह खोले अवाक एक दूसरे की ओर देखते हैं। अरे वहीं तो राखी है 2-3 बोतलें, ले आओ उनमें से एक कोई। गंदी सी हंसी से हंसता हुआ इंस्पेक्टर बोला तो सिपाही भी उसका साथ देने फंसी सी हंसी में हंस दिया। अब वे दोनों अच्छे समझ चुके थे कि इंस्पेक्टर झूठे आरोप में देव को फंसा रहा था। पापा अपने बेटे को अच्छे से जानते थे, पर हालात कभी ऐसे भी उन्हें मजबूर करेंगे कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। कार्तिक को चिंता हो रही थी कि अगर देव नामजद हो गया तो उसका पासपोर्ट कैसे बनेगा। आने वक्त में आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता था। कार्तिक धीरे से पापा को रोकता, किसी तरह से समझाता हुआ बाहर ले आता है। वे उनका चेहरा ध्यान से देखता है। हमेशा मुस्कुराती आंखों में आज दुख के आंसू छलक आए थे। कार्तिक का तो जी हो रहा था कि उस इंस्पेक्टर का मुंह ही तोड़ दे, पर हालातों ने उसे कुछ भी न करने दिया। पापा जी आप अभी घर चलिए, अभी सब घर में ना परेशान हो रहे होंगे, तो आप एक ही फिक्र बिल्कुल मत करिए, उसे कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, पर आप खुद को संभाल लीजिए। उस पर कार्तिक को भी नहीं पता था कि आगे वे क्या कर पाएगा, पर उस पर पापा जी को संभालना उसे ज़्यादा ज़रूरी लगा। वे भी भीगे मन से किसी तरह से वहाँ से धीरे धीरे निकल दे, मन ही मन ईश्वर को याद करते हुए बिलख उठे। अब सब तुम्हारे ही हवाले है भगवान, सुना है सच्चे दिल का, खुद ख्याल रखते हो तो आज भी इस भरोसे को टूटने मत देना। उस बच्चे ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और आज तुमने उसका साथ न दिया तो ऐसा ना हो कि सच्चाई से सबका भरोसा ही उठ जाए। दया करो। हाथ जोड़कर वे भीगी नज़रों से उस काले आकाश को देखते वे थके कदमों से कार्तिक के साथ चलते रहे। सलाखों के पार से देव अपने पिता की हालत देखता हुआ अंदर से टूट गया था। एक ही पल में उसके साथ क्या से क्या हो गया। फर्श पर बैठा घुटनों पर सर रखे मन ही मन बुदबुदा उठा। ऐ वक्त, तू जितनी भी परीक्षा ले ले, पर जो ठाना है उससे अब एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। जब भी यहाँ से निकलूंगा तो तुम्हारे पास ही आऊँगा। नीमा, नीमा। दिल उसे पुकार उठा। हाँ। नीमा पलट कर देखती है जैसे किसी ने उसे पुकारा था। नीमा तब से खिड़की पर खड़ी बाहर लोगों को स्नो में खेलता हुआ देख रही थी। कोई कनेडियन जोड़ा एक दूसरे पर बर्फ डालता मस्ती करता उसे नजर आ रहा था। कभी इसी बीच वह उसे अपनी बाहों में भर लेता, तो कभी उसके कपड़ों से लदे हुए जिस्म में ढेर बर्फ डालकर जोर से हंस देता। ये नज़ारा बहुत देर से देखती नीमा खुद में खो सी गई थी। उसके मन को बार बार लगता जैसे कोई तो है जिसका उसके मन को इंतज़ार है, पर कौन? अचानक देव के मन की पुकार पर वे अपने आसपास देखने लगती है। अल सुबह अभी भी ठंडी का अच्छा खासा असर था, जिससे थाने में एकदम सन्नाटा पसरा था। बाहर बैठे सिपाही से लेकर अंदर इंस्पेक्टर तक अभी भी नींद की आगोश में समाये हुए थे, पर देव की आंखों में नींद नहीं थी। वह सारी रात आंखें खोले दीवार से सर टिकाए कहीं गुम रहा। बाहर मौसम में कोहरे के असर से रोशनी बहुत ही कम थी, तो थाने में भी कम वोल्ट का बल्ब जल रहा था कि तभी उस मध्यम रोशनी में अचानक से बिजली सी कौंध गई और कुछ शोर सुनाई दिया, जैसे इंस्पेक्टर और सिपाही हकपकाते हुए उठते अपने सामने देखते हैं। सामने दरवाजे से आती कोई जनानी आवाज़ थी जो तेज तेज बोल रही थी। इंस्पेक्टर हड़बड़ाहट के साथ खड़ा आंखें मलता हुआ सामने देखता है। एक्सीलेंट क्लिक है। वही कोई लड़की थी जो किसी 2 लोगों के साथ धड़धड़ाती हुई ठीक उसके सामने खड़ी हो गई थी। ये क्या हो रहा है? कौन है तुम लोग? अपना ही प्रश्न करता सब इंस्पेक्टर उस लड़की को गौर से देखता वो कहता है, ओ तुम तो वही हो ना जिसका एक्सीडेंट हुआ था। लो जी आओ देख लो, तुम्हारा अपराधी हमने पकड़ रखा है। अब तक इंस्पेक्टर अपनी हालत पर थोड़ा संभल लिया था और अपने सामने खड़ी लड़की को अपने पीछे की सलाखों की ओर संकेत करता हुआ कह रहा था। देव सारा माजरा हैरान नजरों से देख रहा था। क्या ये वही लड़की है? ये सोच उसकी भौएं तन गई। उस समय वह चुस्त युवती इंस्पेक्टर के सामने तन कर खड़ी थी। उसके माथे पे एक तरफ बैंडेज लगा था तो बाएं हाथ पर बंडी बंधी थी। उसके कपड़ों और खड़े होने का तरीका बता रहा था कि वह कोई स्मार्ट लड़की होगी, तभी खुद ड्राइव करके जा रही थी। क्या खूब चुस्ती दिखाई है।
ये युवती हवा में हाथ घुमाती मुस्कुराती हुई और कहती है कि बस अभी ताली बजाने लगी। इस इंस्पेक्टर भी और गर्दन तानता हुआ मुस्कुरा देता है। तो मैं वो रिपोर्ट देख सकती हूँ जिसमें सारी इंक्वायरी लिखी है? हाँ जी, क्यों नहीं, आप तो पत्रकार हो, आपको पता तो चले इंस्पेक्टर अपना काम कितनी मुस्तैदी से करती है। कहता हुआ एक पन्ना जिसमें देव के खिलाफ सारी बात लिखी थी उसकी आगे करता हुआ कहता है। युवती आगे आके उस पन्ने को लेती हुई कुछ क्षण सरसरी निगाह से पढ़ती हुई अचानक कुछ ऐसा करती है कि वहाँ का शांत माहौल एकदम से सनसना उठता है। इंस्पेक्टर अवाक रह जाता है ये देखकर कि युवती ने उस पन्ने को फाड़ कर उसकी चिंदी चिंदी उड़ा दी थी। ये क्या किया? अब तो मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा, तो बुरी तरह से चीखा। हाँ, अब मेरे खिलाफ ही लिख देना कोई रिपोर्ट, पर उससे पहले कुछ तस्वीरें तो देख लो। कहती हुई युवती तब से अपने पीछे खड़े एक लड़के को इशारा करके आगे बुलाती है, जो अपने हाथ में पकड़े डिजिटल कैमरे की स्क्रीन उसकी आंखों के सामने करता हुआ कुछ तस्वीर दिखा रहा था। उन तस्वीरों को देखते देखते इंस्पेक्टर के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। थाना सोने का अच्छा स्थान है, आखिर ठंड जो है तो थाना भी ठंडा पड़ा है, और इसे न्यूज़ बनाकर खबर में दिखाने से माहौल में जो गर्मी आएगी तो फिर क्या कहना। ये युवती बड़े सलीके से कहती मुस्कुरा रही थी, जब इंस्पेक्टर को सर्दी में पसीने छूटने लगे थे। फिर भी इंस्पेक्टर धीमे कदमों से कैमरामैन के पास आ रहा था, जिसे देखती युवती तुरंत समझती हुई बोली, ये मत समझना कि बस इसी कैमरे में सबूत है, अभी एक और कैमरामैन था जो फोटो खींचकर बाहर जा चुका है, तो कोई चालाकी करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। पत्रकार हूँ, काम पुख्ता ही करती हूँ। मैं तो अपना काम आसान कर रहा था, आपका ही काम। ये सुन वे एकदम से उस पर गरजी। काम आसान कर रहे थे या काम से हाथ छाड़ रहे थे? अपनी तत्परता दिखाने के लिए एक निर्दोष को पकड़ लिया। वो तो गनीमत है कि मैंने टक्कर मारने वाले बाइक सवार को पीछे से देखा था और वह तुरंत ही वहां से भाग गया, जबकि इस बंदे ने तो मेरी मदद की। इसे इनाम की जगह तुम्हारे जैसा पुलिस वाला सजा दे रहा है। अब सारी बात समझता इंस्पेक्टर अपनी नजरें नीची कर लेता है। युवती अब दांत पीसती हुई उसे देव को बाहर निकालने और रिपोर्ट को सही लिखने को कहती है। तब से खड़ा देव सारा माजरा देखता रहा। एक ही पल में सारी कहानी नया मोड़ ले ली थी और देव तुरंत ही बाइज्जत बाहर हो गया था। अब उस युवती को हैरान नजरों से देखने लगा तो वो मुस्कुराती हुई उसके पास आती, अपना हाथ मिलाती उसकी ओर हाथ बढ़ाती हुई कह रही थी, मालिनी दवे, नेशनल टीवी की पत्रकार, मेरी वजह से जो तुम्हें परेशानी हो उसकी माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं। देव हाथ नहीं मिलाता, बस उसके आगे हाथ जोड़ लेता है। तो युवती मुस्कुरा कर अपना हाथ पीछे खींचती हुई कहती है, मैंने अपनी बेहोशी में तुम्हें अपनी हेल्प करते देख लिया था, नहीं तो अनजाने में जाने क्या हो जाता। वो तो तुम्हारा दोस्त नहीं आता ना, तो मैं तो इस इंस्पेक्टर की बात मानकर उसकी रिपोर्ट पर साइन भी कर देती। दोस्त? देव हैरान नजरों से अब उस युवती के पीछे देखता है, जहां दरवाजे से चलता उसकी तरफ आता कार्तिक उसे देखकर भरपूर मुस्कान से मुस्कुरा रहा था। ये देख एक पल भी न रुका और तेज कदमों से उसके पास दौड़ता उसके गले लग गया। ये तुम्हारे दोस्त का ही आइडिया था, मानना पड़ेगा इसके आइडिया को। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब उनकी तरफ आती हुई भी कह रही थी। देव कार्तिक की ओर देखता है। उसकी आंखें यूं सूजी हुई लग रही थी, मानो सारी रात मोनोटन पत्थर उन आंखों के बीच रख दिया हो। ये दोस्त के इंतजार में सारी रात जागी हुई आंखें थी। हाँ, तो आपको भी कभी अपने लिए आइडिया चाहिए हो तो मुझे कॉल करिएगा, एकदम धांसू आइडिया दूंगा। कह के कार्तिक हंस दिया तो देव और उस युवती की होठ भी फैलते हुए मुस्कुरा दिए। तभी एक अन्य आवाज़ पर सबका ध्यान उस इंस्पेक्टर की ओर जाता है, जिसके सामने कोई दूसरा पुलिस वाला खड़ा था, जिसकी रैंक देखता हुआ वो उठकर खड़ा होता उसे हाथ मिला रहा था। वह उसे बता रहा था कि वह दिल्ली से कोई पासपोर्ट की इंक्वायरी करने आया था और इसके साथ में जिसका नाम लेता है तो वो सब इंस्पेक्टर अवाक उसकी ओर देखने लगता है। हाँ, तो आप बताए थे कि इस नाम से कोई रिपोर्ट तो दर्ज नहीं, असल में मुझे पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन करना है। अगर सब सही होगा तभी उसे भारत सरकार पासपोर्ट प्रदान करेगी। वह इंस्पेक्टर खड़ा अभी भी उसकी ओर नज़र जमाए था। ये सुन सभी अलग अलग प्रतिक्रिया से उसकी ओर देख रहे थे। सब इंस्पेक्टर की घूमती नज़र उस युवती की नज़र से जो ही मिली वह तिरछी मुस्कान से अपने कैमरामैन की ओर आंख से इशारा करती है। तो इंस्पेक्टर सकपकाते हुए कहता है,
नहीं नहीं जी, कोई रिकॉर्ड नहीं है, लाओ जी मैं साइन करके देता हूँ। 2 पल में ही उसका पुलिस वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक हो गया और वो पुलिस वाला उल्टे पैर वापस भी चला गया। अब वे बाहर आकर खड़े थे तो युवती जाने से पहले उसकी ओर देखती हुई उसे पुकारती हुई कह रही थी, सुनो, थैंक्स, तुमने अगर सही वक्त पे मदद नहीं की होती ना तो मेरा तो कल टिकट ही कट जाना था। तो प्लीज़ मुझे भी अपना एहसान उतारने का एक मौका दो। अभी जो आपने किया उसके लिए तो मैं आपको थैंक्स ही कहूँगा ना। अरे नहीं, इसके लिए तो अपने दोस्त को थैंक्स कहना, पर सच में मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना है। हमारा काम तो हो गया, लगे हाथ पुलिस वेरिफिकेशन होते अब हमारा पासपोर्ट और वीज़ा भी आ जाएगा और फिर हम जल्दी ही कनाडा में होंगे। कहता वह कार्तिक शरारत में भाव उचकाता है। कनाडा जा रहे हो क्या, नौकरी के लिए? हाँ, बहुत से यंगस्टर काम की तलाश में विदेश जाते हैं, पर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं दिल्ली में तुम्हें नौकरी दिला सकती हूँ, इससे मेरा एहसान भी उतर जाएगा। नहीं मैडम, नौकरी के लिए कौन जा रहा है? मेरा यार तो अपने प्यार के लिए जा रहा है और मैं अपने दोस्त के लिए। प्यार? वे औचक उसकी ओर देखती हुई पूछती है। मैं समझी नहीं, क्या प्लीज़ खुलकर मुझे बताओगे? बस कुछ नहीं, अपनी नीमा के लिए जा रहा हूँ, देव शर्माता हुआ कहने लगा। नीमा? कुछ सुना नाम क्यों लगता है? सुना तो होगा ही, आगे बढ़कर कहता कार्तिक। जो ही नीमा की पूरी बात बताता है तो युवती दंग भाव से उसकी ओर देखती सब सुनती रही। वे आश्चर्य मिश्रित भाव में कहती है, क्या प्यार ऐसा भी दीवाना होता है? वाकई किस कदर प्यार है। वे देव को जाता हुआ देखती सोचती रही और देव कार्तिक के साथ चलता फिजा को देखता मुस्कुरा रहा था, मानो उस धुंधली आभा के पार नीमा खड़ी उसका ही इंतजार कर रही थी। यार ये नीमा जो है ना, लगता है तेरे लकी नहीं है। जब से उसका किस्सा शुरू हुआ है ना, रोज ही कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाती है। घर पर देव का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। इस वक्त बाइक कार्तिक चला रहा था और पीछे बैठा देव जल्दी से घर पहुंचकर अपनी खुशी अपने माता पिता के संग बांटना चाहता था। बाइक चलाते चलाते कार्तिक हमेशा की तरह देव से बातें करता जा रहा था और देव भी हाँ हूँ में उसका साथ दे रहा था। अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी चलाई आई थी, अब रोज का नया कोई टंटा हो गया है। बुरा हुआ अभी तो सोचो, हम उस बुरे वक्त से निकल भी तो आए, और क्या पता ये नीमा की वजह से ही मैं बचा हूँ। कभी कभी तो ना ये सोचते दिमाग घूमने लगता है कि अगर विदेशी ज़मीन में पहुंचकर कोई टंटा हुआ तो क्या करेंगे हम। अरे तो उसकी दुआ हमें बचा लेगी। मेरा मन कहता है कि उसे मेरा इंतज़ार होगा, तो दिल में दुआएं भी होंगी, तब कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। अब ये पागल हो क्या, वो तुझे पहचान भी लेना तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। मुझे तो लगता है उसकी मौसी ने तुम्हारे बारे में उसे कुछ बताया ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को दिल की नज़र से पहचान लेंगे। तब से अपनी तलखी पर देव की मोहब्बत का राग सुनते कार्तिक ऊब गया। मंजिल आते हुए झटके से बाइक रोककर उसकी ओर मुड़ता हुआ कहता है, बेटा तू तो गया, तेरा तो काम हो गया। अभी तक सुना ही था कि मोहब्बत में अच्छे खासे इंसान गधे बन जाते हैं, आज देख भी लिया। तुझे उसके सिवा कुछ समझ में नहीं आता क्या? कार्तिक की रूखी बात पर देव अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जिसे देखते अपनी सर पर हाथ मारते कार्तिक कह उठा था, चल भाई, अब तेरे संग हम भी सूली चढ़ जाएंगे। अभी तक कबाड़ी वाला से बकरी वाला ही बन गया था, अब आगे देखते हैं तू मुझसे और क्या पापड़ पिलवाएगा। कार्तिक की बात सुन देव उसके कंधे पे हाथ रखता हुआ कहता है, चिंता मत कर, मेरे संग संग चलते तुझे भी अपनी प्रेम गरी मिल जाएगी। पता नहीं साला रुद्र पूरे रुद्रपुर में ना मिली अपने लिए तो अब क्या खाक मिलेगी विदेश में। एक गहरी सांस छोड़ता हुआ कार्तिक अपनी बाइक पीछे घुमा लेता है तो देव अंदर घर की ओर बढ़ जाता है। अलसुबह फोन की घंटी से देव की नींद खुली। उस पार से एक फोन आते देव बस नाच ही उठा। फिर कार्तिक के 700 एजेंसी के पास ऑफिस पहुंच गया। मैं तो कोशिश कर ही रहा था, पर काम इतना जल्दी हो जाएगा इसका अंदाज़ा भी नहीं था। एक ही दिन में पुलिस वेरिफिकेशन हो गई, नहीं तो कभी कभी 15 दिन भी लग जाते हैं। सामने बैठा आदमी भरपूर मुस्कान से मुस्कुरा रहा था तो देव कार्तिक को देख मुस्कुराते हुए कह रहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ना थाने जाता ना काम इतनी जल्दी होता। अच्छा अब बस आज टिकट निकाल देता हूँ, अब चलने की तैयारी शुरू कर दो। वे आदमी अपनी ही धुन में बोलता हुआ सामने रखा पेपर देखने लगा।
घर पहुंचकर अपना पहला पासपोर्ट दिखाते दोनों खुश थे। कार्तिक जैसे खुश था मानो वह कनाडा पहुंच ही गया हो। उसकी हालत पर छेड़ती हुई उसकी भाभी अपनी सास को देखती हुई बोलती है, मम्मी जी देख लो, देवर जी तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे अब भारत लौटेंगे ही नहीं। इतना सुनते कार्तिक भी मुंह बनाते हुए जवाब देता है, हाँ हाँ भाभी, नहीं लौटेंगे, ना पापा का जूता खाने ना भैया की बात सुनने। अरे वो तो प्यार है बड़ों का। हाँ तो बहुत ज़्यादा ही प्यार हो गया, इसलिए ऊब कर जा रहा हूँ, अब ना लौटूंगा कभी। कार्तिक उसी स्वर में चिढ़ता हुआ बोला। भाभी और माँ उसकी हालत पर हंस रही थी। तभी उसके पापा वहाँ से गुजरे जो शायद उसकी आखिरी बात सुन चुके थे। तुरंत ही अपने चिर पर जिस सख्त लहजे में बोलते हैं, हाँ हाँ जाने दो, और ऐसा करो बहू, इसका कमरा बेकार पड़ा रहेगा, उसे किराए पे उठा देना, कम से कम निखट्टू के कमरे से कुछ तो मिलेगा। बाप की बात सुन कार्तिक बुरी तरह से उखड़ गया, पर बाप को जवाब न देकर पास खड़ी भाभी के पास धीरे से बोलता हुआ वहाँ से चला गया। हाँ हाँ दे दो, और मेरा सामान ही बेच कर ना अनाज ले आना। आगे क्या होने वाला है देव और कार्तिक की ज़िंदगी में, क्या वे पहुँच पाएंगे नीमा तक, जानने के लिए सुनते रहें इस कदर प्यार है। कहानी पसंद आने पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।